हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 8 में हम आज पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां। तो जैसे कि हमें पता है कि हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं होती हैं, तो आज हम उन 5 उपभाषाओं को और उनकी बोलियों को सीरियल वाइज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी उपभाषाएँ हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। जबकि पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूंढाती भी कहा जाता है, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी की हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। पहाड़ी हिंदी की हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो ये 5 उपभाषाएं हैं, उनकी बोलियां हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ पश्चिमी हिंदी और उनकी बोलियां पढ़ेंगे। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में हम आज ये पढ़ने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ था? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों में सबसे पहले आती है खड़ी बोली। इस बोली को हिंदुस्तानी, सर हिंदी, बोलचाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली आदि नाम भी दिए गए हैं। इसका दूसरा व सही नाम क्या है? कौरवी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि खड़ी बोली का सही और दूसरा नाम क्या है? वो है कौरवी। यह वही प्रदेश है जिसे पहले कुरु जनपद कहते थे। ठीक है, तो जहाँ पे कौरवी बोली जाती है ना, खड़ी बोली बोली जाती है, उसका दूसरा और सही नाम क्या कौन सा है? वो है कौरवी। और ये कौन सा प्रदेश है जहाँ पे पहले जिसे कुरु जनपद कहा करते थे? आगे है कौरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला का पूर्वी भाग तथा पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सबके आपको नाम याद करने हैं। आगे हमने इसे वन लाइनर में कन्वर्ट भी कर रखा है, तो उसे भी देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर है खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत रूप। मानक हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती हैं। तो खड़ी बोली और उसका फिर उसको थोड़ा सा फल्टिलाइज करके फिल्टर करके परिष्कृत रूप में बनाया गया है, जिसे मानक हिंदी कहते हैं। इन दोनों में ना पर्याप्त समानताएं देखने को मिलती हैं। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वो किया था अमीर खुसरो जी ने। और कब किया? 14वीं शताब्दी में। 16वीं 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रजभाषा और अवधी का आधिपत्य रहा। ठीक है, तो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर किसका आधिपत्य रहा था? या तो हिंदी साहित्य ब्रजभाषा में लिखा जाता था या फिर अवधी भाषा में। परंतु कालांतर में खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ब्रजभाषा और अवधी का आधिपत्य इतना नहीं रहा, खड़ी बोली में भी हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। न केवल पद्य अपितु गद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। तो सिर्फ कविताओं में नहीं बल्कि कहानियों में भी खड़ी बोली का उपयोग किया जाने लगा। जितना भी गद्य हैं, कहानी है, रेखा चित्र हैं और चरित्र, वो जीवनी है, आत्मकथा है, इन सब में भी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। खड़ी बोली के विकास के साथ हिंदी साहित्य में गद्य का जन्म भी हुआ। सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदा सुखलाल आदि ने अपने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। ठीक है, तो गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया? वो क्या था? सदल मिश्र, लल्लूलाल तथा सदा सुखलाल जी ने। यह गद्य साहित्य के विविध रूपों में हिंदी खड़ी बोली में उल्लेखनीय विकास किया। तो इसलिए हम कहा जा सकता है कि गद्य साहित्य के विविध रूप हैं। गद्य में हमने कहा ना, बहुत सारी आत्मकथा आती हैं, रेखा चित्र आते हैं, कहानी आती हैं, उपन्यास आते हैं, नाटक आते हैं। तो ये विविध रूप हैं गद्य के। उसमें खड़ी बोली, हिंदी की खड़ी बोली ने उल्लेखनीय विकास किया। अगर हम बात करते हैं पद्य की, तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। फिर है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी, खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो उसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि कामिनी किसका महाकाव्य है? वो है जयशंकर प्रसाद जी का। अगर पूछा जाता है कि कामायनी किस बोली में लिखा गया, तो वो लिखा गया खड़ी बोली में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? वो है कामायनी। खड़ी बोली में अतुकांत पद्य में निराला जी का प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो खड़ी बोली के अतुकांत पद्य में निराला जी का प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास है। तो अगर प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है खड़ी बोली में, तो वो हरिओद जी का प्रिय प्रवास है। ठीक है, अगर जयशंकर प्रसाद जी का पूछा जाता है तो वो कामायनी खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है।
ठीक है। तो देखिए ये प्रसिद्ध महाकाव्य है और ये प्रथम महाकाव्य है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसका है? हरिऔध जी का है। और कौन सा है? प्रिय प्रवास। लेकिन अगर पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य है, तो वो प्रसिद्ध काव्य है, वो कौन सा है? कामायनी। ठीक है, तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। प्रथम पूछा जाए तो हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, लेकिन अगर प्रसिद्ध महाकाव्य पूछा जाए खड़ी बोली का तो वो है कामायनी। ठीक है, ये प्रथम तो है लेकिन प्रसिद्ध ज़्यादा कौन है? वो है कामायनी। अब खड़ी बोली की विशेषता पढ़ लेते हैं। खड़ी बोली आकार बहुला होती है, इसमें अधिकांशतः आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे माता, पिता, हथौड़ा आदि, यानी कि आ की मात्रा लगती है। खड़ी बोली में बहुधा द्वित व्यंजनों का प्रयोग होता है, जैसे करत्ता। ठीक है, करत्ता जैसे क, र, आधा त और ता। ठीक है, तो इसे द्वित व्यंजन कहते हैं। ओके, जैसे बेटा, गाटी इत्यादि। तो कोई चीज़ आधा ट और फिर पूरा ट आ रहा है, आधा आ रहा है ड और फिर पूरा ड आ रहा है, तो अगर कोई चीज़ आधी और फिर पूरी आती है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं। खड़ी बोली में ल का मूर्धन्य ल का प्रयोग मिलता है। खड़ी बोली में मूर्धन्य ल का प्रयोग मिलता है, एक मिनट, जिसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे बाल, जंगल इत्यादि। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खड़ी बोली में मानक हिंदी के न, भ के स्थान पर न और ब यूज़ किया जाता है। तो न और भ के स्थान पर न या ब का प्रयोग होता है, जैसे खाना को खाना, जाना आना, या फिर अभी की जगह अभी, कभी की जगह कभी। ठीक है, तो एक और इसकी विशेषता क्या है कि खड़ी बोली में न और भा के साथ में न और ब का यूज़ किया जाता है। तो ये खड़ी बोली से कनेक्टेड है क्वेश्चन। तो पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली से कनेक्टेड जो भी क्वेश्चन हैं वो इसमें हमने कवर कर लिए हैं। ये मैं आपको नेट JRF की बुक है अरिहंत की, उससे पढ़ा रही हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, क्योंकि मैंने भी अपना नेट इसी बुक को पढ़कर इसी के नोट्स बना के किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो आप भी इसको अच्छे नंबरों से अपने पेपर को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम हरियाणवी के बारे में। हरियाणवी को हरियाणी तथा बांगरू भी कहा जाता है। ठीक है, तो खड़ी बोली को तो कौर भी कहा जाता है उसका दूसरा नाम, लेकिन हरियाणवी को हरियाणी या बांगरू भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रेसन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। तो अगर पूछा जाता है कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, वो है बांगरू, और ये नाम किसने दिया था? वो दिया था जॉर्ज ग्रेसन ने। हरियाणा प्रांत जैसे कि पानीपत, सोनीपत, जींद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव आदि में तथा दिल्ली के देहात क्षेत्रों में हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणा प्रांत में अहीर और जाटों की बहुल्यता है। ये कास्ट होती हैं अहीर और जाट। तो ये यहाँ पे अहीर और जाटों की बहुल्यता है, यानी कि हरियाणा प्रांत में ये लोग बहुत रहते हैं। बहुत सारे लोग ये हरियाणा प्रांत में रहते हैं जो अहीर हैं, ये जाट हैं। इस कारण हरियाणी को जाटू भाषा भी कहा जाता है। और हरियाणवी में साहित्य का अभाव है। ठीक है, हरियाणवी में बहुत कम साहित्य लिखा गया है, जबकि ब्रज और अवधी भाषा में साहित्य का मतलब बाहुल्य रूप में उसको लिखा गया है। साहित्य बहुत ज़्यादा लिखा गया है अवधी और ब्रज भाषा में, लेकिन हरियाणवी में साहित्य का अभाव है। तो दो बोलियाँ पढ़ ली हमने पश्चिमी हिंदी की। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रज भाषा के बारे में। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसका जन्म शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि जो शोरसेनी अपभ्रंश की ही जो हम शाखाएं पढ़ रहे हैं, जैसे कि पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में ही हमने पढ़ा खड़ी बोली, हरियाणवी, और हम पढ़ने वाले हैं ब्रज भाषा। तो यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा अपने विस्तार के साथ मथुरा मंडल की भाषा के रूप में भी विकसित हुई। ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। और हमने कहा था ऋग्वेद के दो रूप होते हैं संस्कृत के। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवत पुराण व हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ गोस्थली है, जहाँ पर गाय रहती हैं। ठीक है, ब्रज आपको पता है कृष्ण जी का स्थान है, कृष्ण जी रहे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो गोस्थली भी है क्योंकि वो गाय को चराते थे, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। इसके बोलने वालों की संख्या कितनी है? लगभग 1.5 करोड़। तो अब तो इससे भी ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हमारे देश की। तो जब ये बुक छपी थी उस समय लगभग 1.5 करोड़ थी। ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है। ठीक है, तो ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में साहित्य बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
अगर ब्रजभाषा के कवि पूछा जाए तो वो हैं सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि ब्रजभाषा के मुख्य कवि हैं। कवि तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य कवि हैं उनमें ये हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में साहित्य को लिखा है। अगर हम ब्रजभाषा की विशेषताएं पढ़ते हैं तो ब्रजभाषा में ओकारान शब्दों की प्रधानता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ी थी ना कि खड़ी बोली में तो आकारान शब्दों की प्रधानता है, लेकिन ब्रजभाषा में उकारान शब्दों की प्रधानता है। खड़ी बोली का ए और ओ ब्रजभाषा में ए और औ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ए से एडी है तो इसमें ब्रजभाषा में वो ए से बड़े से न बन जाता है, और ये अगर ये ओ से ओक लिया तो ये बड़े से औरत बन जाता है। औरत के नाम से प्रोनाउंस होता है औ। ओके, फिर श से शलगम व और स में श से शलगम, श से षटकोण और स में ब्रजभाषा स की प्रधानता है, यानी कि श से शलगम, श से षटकोण और स में वो सिर्फ स की ही प्रधानता लेते हैं। मानक हिंदी की ऋण ध्वनि ब्रजभाषा में न के रूप में होती है। ठीक है, जैसे ऊपर तो हमने पढ़ा था खाना, खाना को वहाँ पे पढ़े थे खाना। ओके, बट हरियाणवी में तो खाना पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ण को न पढ़ते हैं। किसमें? ब्रजभाषा में। जैसे गणेश को हम गणेश पढ़ेंगे, ण तथा ल ध्वनियाँ र के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे थोड़ा, थोड़ा का हम क्या पढ़ेंगे? र, थोरो। ओके, और ल को भी हम र पढ़ेंगे, बिजली की जगह बिजुरी। ठीक है, ब को व हो गया और ला का र हो गया। ये इसकी विशेषताएं हैं, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। सर्वनामों की दृष्टि से ब्रजभाषा के निम्न का प्रयोग होता है। जैसे उत्तम पुरुष में म, हो, मोरो, मोही, मुझ या हमारो। मध्यम पुरुष में तू, तेरो, तुझ, तोही या तुम्हारो। अन्य पुरुष में इह, उह, इन, जोई और सोई। ठीक है, तो वैसे तो ये प्रथम पुरुष होना चाहिए। प्रथम पुरुष में होता है ना, जैसे माँ के लिए प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आता है। आगे देखिए, ब्रजभाषा में बहुवचन में अन, आनी प्रत्ययों का प्रयोग बहुतायत से होता है। जैसे छोरो को छोरनी पढ़ा जाता है, लड़का को लड़कानी पढ़ा जाता है, यानी कि आनी वगैरह इसमें ज़्यादा यूज होता है। मानक हिंदी में नकारांत क्रिया रूप ब्रज में नोकारांत रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे चलना का चलनो। ठीक है, ओ की मात्रा लगा देते हैं। नाकारांत है ना, ना की जगह वो नो कर देते हैं। दौड़ना, दौड़नो इत्यादि। तो ये हमने पढ़ लिया ब्रजभाषा के बारे में। तो हमारी 3 बोलियाँ हो गई, खड़ी बोली और हरियाणवी, ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की चल रही हैं ये बोलियाँ। अब हो गई आती है चौथी, बुंदेली। बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, उसी की बोली को बुंदेली कहा जाता है। यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और बांदा, जो इसका पश्चिम भाग है, उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग है, बांदा का पश्चिम भाग में बोला जाता है। और मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटखारी, सागर, टीकमगढ़, दरोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर के पूर्वी भाग में भी बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, इसको हमने चार्ट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड इस क्षेत्र के जो मेन कवि हैं वो हैं तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, मतीराम, पजनेश, श्रीपति, रसनिधि ठाकुर, पद्माकर, भट्ट इत्यादि। बुंदेली पर ब्रज तथा अवधि दोनों का ही प्रभाव है। ठीक है, तो बुंदेली भाषा पे थोड़ा प्रभाव ब्रज का है, थोड़ा सा अवधि का है। बुंदेली में अधिकतर महाप्राण व्यंजनों का अल्प प्राणीकरण हो जाता है। इसको डिटेल में हम व्याकरण वाले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। महाप्राण मतलब जिसमें थोड़ी सी ध्वनि बड़ी की आती है। अल्प प्राण में वो जो चीज़ जल्दी से बोली जाती है। जैसे नहीं का नई, दही का दही, कहीं का कई, सूदो का सूदो इत्यादि। इसके बीच में र का लोप हो जाता है। इसमें कोई र होता है तो लोप हो जाता है। और बुंदेली ओकार बहुला है। ठीक है, कोई आकार बहुला थी भाषा, फिर ओकार बहुला थी, और बुंदेली कौन सी है? औकार बहुला। जैसे तुम्हारा का तुमाऊ, एक तो रा का लोप हो गया, तुम्हारा में रा का लोप हो गया, और ओकार है ना तो ओ की मात्रा लग गई। तुम्हारा का तुमाऊ, आओ, गाओ, बैठो इत्यादि। बुंदेली में क्रम कारक और संप्रदान कारक के रूप बदल जाते हैं। जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं। तो इसमें कि कर्म कारक तथा संप्रदान कारक के रूप बदल जाते हैं। क्रमशः को का खो तथा के लिए के जगह के लाने हो जाता है। तो अगर को लिखा जाता है तो उसकी जगह यहाँ पे खो लिखते हैं बुंदेली में। और के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए उसकी जगह वो के लाने कहते हैं। संख्यावाची शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे 11 को वो 11 कहते हैं, 12 को वो 12 कहते हैं। ठीक है, तो बुंदेली में ऐसे बोला जाता है। इसकी 5वीं और अंतिम बोली है
पश्चिमी हिंदी की, वो है कन्नौजी। तो हमने पढ़ा था कि पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ है, वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, तो आई होप कि आपको भी याद हो गया होगा। यह बोली कन्नौज प्रदेश की भाषा है और ये कहाँ पे बोली जाती है, कानपुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत आदि प्रदेशों में कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी का विकास शोरसेनी प्राकृतिक की पांचाली प्राकृतिक से हुआ है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कन्नौजी भाषा का विकास कहाँ हुआ है, शोरसेनी प्राकृतिक से तो हुआ है, और उसके भी कौन से, पांचाली प्राकृतिक से। इसका बारे में हमने डिटेल में पहले पढ़ लिया है पहली वीडियोज़ में। इस कारण आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसे पांचाली भी कहा है। तो देखिए कन्नौजी का दूसरा नाम क्या हो गया, कन्नौजी का दूसरा नाम हो गया पांचाली। ठीक है, कन्नौजी ओकारांत प्रधान होती है। कन्नौजी में संयुक्त स्वर की प्रधानता होती है, जैसे कि और को वह और कहते हैं, कौन को कौन कहते हैं, इसमें ऊ आ जाता है। ठीक है, इसकी ध्वनियों में से है का लोप हो जाता है। अंत्य अल्पप्राण महाप्राण में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे सात का सात। ठीक है, हाथ का हाथ आदि। य के स्थान पर ये ज का प्रयोग किया जाता है इस बोली में, जैसे यमुना की जगह जमुना, यश की जगह जस इत्यादि। व के स्थान पर ब का प्रयोग होता है, जैसे वर को बर बोला जाता है कन्नौजी में। कन्नौजी के स्वरों में मुख्यतः अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। कि अनुनासिकीकरण क्या होता है, जिसमें बिंदी लग जाती है, जैसे भौजाई का भौजाई और जुआ का जुआ इत्यादि। ठीक है, तो इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसी को हमने वन लाइनर की फॉर्म में और चार्ट की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया है। एक बार और देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपके नोट्स भी रेडी हो जाए। तो हिंदी की उपभाषा में कौन सी थी, टोटल 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी की हमने पढ़ी है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसको भी हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि 139 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम पश्चिमी हिंदी से कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो करेंगे, जिसमें 5 इसकी वो भाषाएं आ रही हैं। कौन सा, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, शोरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, वो हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अब खड़ी बोली से कनेक्टेड क्वेश्चन है, खड़ी बोली को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, सरहिंदी, बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा, बोलचाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली आदि के नाम से पुकारा जाता है। खड़ी बोली का दूसरा सही नाम क्या है, वो है कोरवी। कोरवी या खड़ी बोली किन किन राज्यों या भागों में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला का पूर्वी भाग तथा पटियाला के पूर्वी भागों आदि में कोरवी व खड़ी बोली बोली जाती है। किन किन में पर्याप्त समानताएं देखने को मिलती हैं, खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी में समानताएं देखने को मिलती हैं। किसने तथा कब खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया, अमीर खुसरो जी ने 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हिंदी साहित्य पर किन बोलियों का कब तक प्रभाव रहा, तो ब्रजभाषा तथा अवधी का 16वीं से 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर आधिपत्य रहा। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद हिंदी साहित्य किस में लिखा जाने लगा, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद हिंदी साहित्य खड़ी बोली में गद्य और पद्य दोनों ही भाग लिखे जाने लगे। किन साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के गद्य भाग में खड़ी बोली का प्रयोग किया, वो थे सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदा सुखलाल आदि। किन कवियों ने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया, तो कविताओं की बात आती है तो इसमें हो गए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा इत्यादि। ये सब छायावादी कवि हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। फिर है कामिनी किसके द्वारा रचित किस बोली में लिखा गया महाकाव्य, तो जब हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में लिखेंगे तो कामिनी के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। तो फिलहाल आप यही याद रखिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य प्रसिद्ध महाकाव्य है कामिनी। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के अतुकांत पद्य में किसका प्रमुख स्थान है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इन्होंने अतुकांत पद्य में इनका मेन स्थान है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने पद्य में अतुकांत का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसका तथा कौन सा है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिओं जी का है, वो है कौन सा, प्रिय प्रवास। ठीक है, और अगर प्रसिद्ध पूछा जाता है तो वो है जयशंकर प्रसाद जी का कामिनी। अब खड़ी बोली की विशेषताएं पढ़ लेते हैं।
तो खड़ी बोली कैसी होती है, आकार बहुला होती है। आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है जैसे माता पिता हथौड़ा आदि। द्वित व्यंजनों का प्रयोग होता है जैसे बेटा गाड़ी भत्ता इत्यादि। मूर्धन्य ल का प्रयोग होता है जैसे बाल जंगल इत्यादि, जिसका मानक हिंदी में अभाव है। मानक हिंदी के न भ के स्थान पर न और बा का प्रयोग होता है जैसे खाना जाना आना अभी कभी इत्यादि। ठीक है, तो एक बार हमने वहाँ पे पढ़ा और यहाँ पढ़ लिया। फिर ये नोट्स भी हैं आपके, तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो, याद करते रहिए और लिखते रहिए। फिर है हरियाणवी से कनेक्टेड। हरियाणवी खड़ी बोली से कनेक्टेड जो भी क्वेश्चन बनते थे हमने कर लिए। तो हरियाणवी किसकी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी की, मतलब शोर से नहीं अपभ्रंश की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की बोली है हरियाणवी। हरियाणवी के अन्य नाम क्या हैं, ये नाम किसने दिए, हरियाणवी का अन्य नाम है हरियाणी या बांगरू, और जॉर्ज ग्रेसन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणवी कहाँ कहाँ बोली जाती है, हरियाणा प्रांत में जैसे कि पानीपत, सोनीपत, जींद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव इत्यादि, तथा दिल्ली के देहात क्षेत्रों में भी हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणा प्रांत में किसकी बाहुल्यता है, तो हरियाणा प्रांत में अहीर और जाटों की बाहुल्यता है। इसी कारण हरियाणवी को जाटू भाषा भी कहा जाता है, और हरियाणवी में साहित्य का अभाव है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 3-4 नाम आपको दिए जाएंगे कि किस में साहित्य का अभाव है, तो वह है हरियाणवी में। और अगर बाहुल्य कौन सा है, तो वह है ब्रजभाषा और अवधि में। ये इसमें साहित्य बहुत लिखा गया है। अब हम पढ़ते हैं इसकी अगली भाषा, ब्रजभाषा के बारे में। ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है, वो है पश्चिमी हिंदी की। ब्रजभाषा की जननी कौन है, वो है शोरसेनी अपभ्रंश, क्योंकि शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी बनी, और पश्चिमी हिंदी इसकी उपभाषा थी, और उसकी जो बोली है वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, ब्रजभाषा मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाती है। ब्रजभाषा अपने विस्तार के साथ कहाँ कैसे विकसित हुई, मथुरा में मथुरा मंडल की भाषा के रूप में ये विकसित हुई। ब्रजभाषा का आरंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है, वो ऋग्वेद में, और इसमें श्री भगवत पुराण में और हरिवंश पुराण में भी ब्रजभाषा का उल्लेख मिलता है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या है, ब्रज का शाब्दिक अर्थ है घोंसली, जहाँ पे गायें रहती हैं। ब्रजभाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, लगभग 1.5 करोड़ है, अब तो ये और भी ज़्यादा होगी। ब्रजभाषा का साहित्य कैसा है, अत्यंत विशाल है, बहुत सारा साहित्य इसमें लिखा गया है। ब्रजभाषा के मुख्य कवियों के नाम बताइए, वो हैं सूरदास, नंददास, रसखान, गणानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ, रत्नाकर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा की विशेषताएं क्या हैं, इसमें है ओकारांत शब्दों की प्रधानता। जैसे खड़ी बोली का इसमें ए ओ बन जाता है, और बड़ा ए जो एनक है वो औ बन जाता है, और श स और षटकोण वाले श में से सिर्फ स बोला जाता है, ये श वगैरह नहीं बोलते, सिर्फ स बोला जाता है इसमें। और ड की ध्वनि ब्रज में न हो जाती है, जैसे गणेश का गणेश हो जाता है। ड़ और ला ध्वनियों में र के रूप में चेंज हो जाती है, जैसे थोड़ा को थोरो या बिजली को बिजुली, और बा का वा भी हो जाता है। सर्वनामों का ब्रजभाषा में किस प्रकार प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष, वैसे से प्रथम पुरुष भी कहा जा सकता है। जब अपने बारे में बात की जाती है प्रथम पुरुष, किसी दूसरे के बारे में बात की जाती है तो मध्यम पुरुष, और बाकी किसी और के बारे में बात की जाए तो अन्य पुरुष, जैसे होते हैं ना इंग्लिश में। ठीक है, तो जैसे होता है कि भाई अपने लिए बात की जा रही है तो आई वगैरह यूज़ करते हैं, अगर सेकंड पर्सन के बारे में बात की जाए तो यू, और अगर थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती है तो किसी और के बारे में बात करते हैं, जैसे इट वगैरह उसमें हम यूज़ करते हैं, तो ये अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में आता है मैं, हो, मोरो, मोही, मुझ, हमारो। मध्यम पुरुष में तू, तेरो, तुझ, तोही, तुम्हारो। अन्य पुरुष में इहे, उहु, इन, जोई, सोई इत्यादि। फिर है बहुवचन में ब्रजभाषा कैसे प्रयोग होती है, अन आनी का प्रयोग बहुतायत में होता है, जैसे छोरों को छोरन, लड़कानी को लड़का इत्यादि। ब्रजभाषा में नकारांत क्रियारूप कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, तो मानक हिंदी के नकारांत ब्रजभाषा में नौकारांत के रूप में चलते हैं, जैसे कि चलना का चलनो, दौड़ना का दौड़नो इत्यादि। तो ये बोली भी हमारी ख़त्म हो गई। अब इसकी नेक्स्ट बोली है बुंदेली। क्या पढ़े हम, शोरसेनी अपभ्रंश से की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की बोलियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने खड़ी बोली पढ़ ली, हरियाणवी पढ़ ली, ब्रज पढ़ ली, बुंदेली पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे कन्नौजी। तो टोटल 5 हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियां। बुंदेली का नामकरण कैसे हुआ और ये कहाँ की बोली है, तो बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, बुंदेली उसी प्रदेश की बोली है। बुंदेली किन किन जगह पर ये प्रदेशों में बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी, उरऊ, जालौन, हमीरपुर और बांदा के पश्चिम भाग में। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और बालाचार के अतिरिक्त ग्वालियर के पूर्वी भागों में बुंदेली बोली जाती है।
अब हम बात करते हैं शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी की 5वीं बोली कन्नौजी के बारे में। कन्नौजी किस प्रदेश की भाषा है? वो है कन्नौज प्रदेश की। कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौजी कानपुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत इत्यादि प्रदेशों में बोली जाती है। कन्नौजी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो कन्नौजी का विकास शोरसेनी प्राकृतक की पांचाली प्राकृत से हुआ। इसी कारण पांचाली प्राकृतक को शोरसेनी प्राकृतक का विकृत रूप माना जाता है। इसी कारण कन्नौजी को पांचाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो पांचाली प्राकृत क्या है? शोरसेनी प्राकृतक का विकृत रूप। कन्नौजी का अन्य नाम क्या है? ये नाम किसने दिया? इसका नाम पांचाली है, क्योंकि इसका विकास पांचाली प्राकृतक से हुआ है। और ये कन्नौजी को नाम जो दिया था वो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, पांचाली नाम किसने दिया था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। कन्नौजी की विशेषताएं क्या क्या हैं? ये ओकारांत प्रधान बोली है, जैसे और कोई और हो जाता है, ओकारांत है ना, तो ऊ का इसमें समावेश हो जाता है, कौन का कौन हो जाता है। ध्वनियों में है का लोप हो जाता है, अगर है वर्ड है तो उसकी जगह लोप हो जाएगा ध्वनि में। अल्पप्राण महाप्राण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे सात का सात, हाथ का हाथ। या के स्थान पर जा का प्रयोग होता है, जैसे यमुना का जमुना, यश का यश। बा के स्थान पर वा का प्रयोग होता है, वा के स्थान पर बा का प्रयोग होता है, जैसे वर का बर। अनुनासिक की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, जैसे भौजाई का बहुजाई। ठीक है, बिंदी लगती है इसमें, जुआ का जुआ इत्यादि। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी के बारे में। ठीक है, तो हमारे 179 क्वेश्चन यहाँ तक पूरे हो गए हैं। तो हम पहले इसको डिटेल में पढ़ते हैं, और बहुत ही ऑथेंटिक बुक, जो कि नेट JRF की सेकेंड पेपर की बुक है। तो अगर UPSC के या PCSJ के या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हो आप लोग, तो आपके लिए भी बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि हाई लेवल की हम साहित्य पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आर्यन की बुक से पढ़े हैं, उसके अलावा भी मैं 1-2 बुक और कंसल्ट कर रही हूँ, और जो क्वेश्चन मुझे कहीं से अच्छा लगता है उसकी एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करते हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिटेल में पढ़ने के लिए अगला टॉपिक होगा हमारा पूर्वी हिंदी के बारे में।